नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति को दोपहर बाद दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा गया था। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, CDS रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। लद्दाख में भारत और चीन के बीच कई महीनों से चल रहा गतिरोध जारी है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने अपने जंगी विमान राफेल की तैनाती कर दी है। भारत की इस तैयारी को देखते हुए चीन सख्ते में आ गया है। भारत के जवाब में चीन ने भी सीमा पर लड़ाकू विमान J-20 को फिर से तैनात कर दिया है। ये विमान अब भी उस इलाके में व्यापक उड़ान भर रहा है। लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के किनारे हुई भारत चीन सैनिकों की झड़प को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक यथास्थिति को बदलने की नीयत से इस तरफ आए थे। इस पूरे इलाके में सड़क नहीं होने की वजह से चीनी सैनिक पश्चिम की तरफ पैदल आए थे। चीनियों का इरादा पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने का था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। वहीं भारत चीन के बीच आज फिर सैन्य स्तर की वार्ता हो रही है। LAC पर तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए आपसी समझ बनाना जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया के हर देश की तरह ही भारत भी चीन की उन्नति से परिचित है, लेकिन भारत की तरक्की भी एक वैश्विक गाथा है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच नए तनाव के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G. किशन रेड्डी से मुलाकात की है। इस दौरान उपराज्यपाल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात पर चर्चा की। आपको बता दें कि ये मीटिंग 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना के घुसपैठ को लेकर की गई। LAC पर तनाव के बीच सेना को मजबूत करने के लिए देश के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा करार किया है। इसको लेकर मंत्रालय 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने जा रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के साथ समझौता किया है। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने के लिए चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने की सूचना जारी कर दी है। बताया गया है कि राष्ट्रपति कोविंद 14 सितंबर को सुबह 9 बजे निचले सदन की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद राज्यसभा में अपना संबोधन देंगे। कोरोना के चलते राष्ट्रपति का संबोधन अलग अलग होगा। इस बार का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा और सदन की कुल 14 कार्यवाही होंगी। कोरोना संक्रमण और व्यापक विरोध के बीच आज JEE मेन परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बार हो रही परीक्षाओं में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से बचाव है। छात्र भी परीक्षा केंद्रों पर एहतियात के साथ आए हैं। हर छात्र अपने साथ सैनिटाइजर लेकर आया है। इसके अलावा छात्र मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोन की मोरेटोरियम योजना पर दायर याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी से मांग की है कि मोरेटोरियम को दूसरी बार फिर बढ़ाया जाए। इसमें छूट देने की अवधि को 3 महीने बढ़ाकर दिसंबर तक किया जाए। आपको बता दें कि RBI ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद लोन मोरेटोरियम योजना में लोन की EMI भरने पर छूट दी थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा गैर वित्तीय क्षेत्र की 2300 कंपनियों पर किए गए सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे के अनुसार मोरेटोरियम सुविधा का लाभ उठाने वाली 75% कंपनियों की वित्तीय हालत कोरोना से पहले ही खराब थी। सर्वे में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था की सुस्त गति का असर पिछले साल ही कंपनियों पर दिख रहा था। भारत में वैक्सीन को लेकर हो रहे प्रयोगों पर पड़ोसी बांग्लादेश की उम्मीदें टिकी हुई हैं। बांग्लादेश को लग रहा है कि भारत अगर वैक्सीन बना लेता है तो इसका लाभ उसे जल्द मिल जाएगा। इसको लेकर बांग्लादेश का वैक्सीको फार्मा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट में निवेश कर रहा है। उसका ऐसा मानना है कि वैक्सीन तैयार होते ही उसे प्राथमिकता के आधार पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि ढाका में दोनों कंपनियों के बीच करार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की फिजिकल सुनवाई के लिए SOP जारी की है। वकीलों की विभिन्न संस्थाओं के अनुरोध पर इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है। देश में कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया है।
भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 37 लाख के करीब पहुंच गई है। इसमें 7,85,996 एक्टिव केस हैं, जबकि 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक कुल 65,288 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 819 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के अभी तक 2,56,21,925 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,54,229 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,79,22,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में अभी तक 68,45,000 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज 5वीं बार पूछताछ की जा रही है। रिया से अभी तक 34 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को अभिनेत्री से 8 घंटे सवाल किए गए। बताया जा रहा है कि रिया सीबीआई के प्रश्नों के जवाब में सहयोग नहीं कर रही हैं। वो कई सवालों को देने में हिचकिचा रही हैं या टाल रही हैं। रिया के साथ उनके भाई शोभिक भी सीबीआई की रडार पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था से आई गिरावट पर मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक झटकों की वजह से भारत की जीडीपी में 23.9% की बड़ी गिरावट आई है। कोरोना की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संकट में है। उन्होंने कहा कि होटल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों पर महामारी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है, जिससे दुनिया भर में रोजगार और कमाई पर असर पड़ा है, जिसके चलते भारत की जीडीपी गिर गई है। ये मोदी के मन की बात कार्यक्रम डिसलाइक पर भाजपा का बयान आया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा है कि यूट्यूब पर मन की बात वीडियो को डिसलाइक करने का संगठित प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि डिसलाइक का 98% हिस्सा भारत से बाहर का है। आपको बता दें कि पीएम के मासिक रेडियो शो का अगस्त एपिसोड यूट्यूब चैनल पर सबसे अधिक डिसलाइक वीडियो में से एक बन चुका है। कोरोना के चलते अनलॉक 4 में गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 में छूट नहीं दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना की वजह से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार 20 सितंबर तक नहीं खुलेंगे। फेसबुक हेट स्पीच का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के नए खुलासे के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राहुल ने कहा कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दोनों दोषी मिलते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में बार खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कहा है कि इसके लिए दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल संबंधी अन्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। आबकारी विभाग ने कहा है कि अनलॉक 4 के तहत राज्य में बार खोले गए हैं। इनमें क्लब, कैंटीन और शराब से जुड़े सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले बार संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा दिल्ली मार्ग पर रेल यातायात फिर शुरू हो गया है। इसे रविवार को मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद बंद कर दिया गया था। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के डीसीएम एस.के. श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अल्पसंख्यक कल्याण और हज राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने खुद को संक्रमण होने की सूचना ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मेरे स्टाफ में कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अब मेरी जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने सलाह दी है कि मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग अपना टेस्ट जरूर करा लें। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दक्षिण एशियाई मूल की महिलाओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वे अपने समुदायों में नेतृत्वकारी भूमिका में आएं और निर्वाचित पदों के लिए दौड़ में शामिल हों। कमला ने कहा कि युवा महिलाओं से मैं कहना चाहती हूं कि नेतृत्व उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपका जन्म होता है। नेता बनने के लिए उम्र कभी कम या ज्यादा नहीं होती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत ब्रिटेन और कनाडा में सड़कों पर उतरे लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। बलूच, सिंधी और पख्तून संगठनों के समुदायों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने और इस्लाम में धर्मांतरण कराने को रोकने की नीति बनाने की मांग की है। सितंबर में पहला दिन पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के साथ शुरू हुआ। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में 12 बार पेट्रोल का भाव बढ़ा था। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 60 पैसे का इजाफा किया गया था।
बिहार के चर्चित मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड में एक बार फिर ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने पटना और दिल्ली समेत उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में कार्रवाई की है। इस कांड के मुख्य सरगना ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति जब्त की जा रही है। वहीं ईडी ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे और पत्नी से पटना में पूछताछ की है। आपको बता दें कि ब्रजेश बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिंजो आबे को जापान के इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बताकर प्रशंसा की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आबे से टेलीफोन पर लंबी वार्ता की और उनके जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि 65 वर्षीय शिंजो आबे ने शुक्रवार को अपनी सेहत के खराब होने का हवाला देकर प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। इजरायली सेना ने गाजा में चरमपंथियों के ठिकानों पर टैंक से हमला किया है। इजरायल ने हमास के कब्जे वाले इलाके में ये सैन्य कार्रवाई की है। इजरायल ने कहा है कि हमास क्षेत्र से लगातार विस्फोटकों से लदे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे, जिनसे इजरायली जनता को शिकार बनाया जा रहा था। इसी के चलते इजरायली सेना ने टैंक से हमास क्षेत्र में हमला किया है, लेकिन रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया गया है। सऊदी अरब में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो गई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही परिवार के 2 सदस्यों और कई अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। राजकुमार फाहद बिन तुर्की और अब्दुल अजीज फाहद को बर्खास्त कर दिया गया है। राजकुमार फाहद यमन में सऊदी की अगुवाई वाले सैन्य बलों के कमांडर थे, जबकि अब्दुल अजीज डिप्टी गवर्नर थे। कांग्रेस नेता एम शशिधर रेड्डी ने गुलाम नबी आजाद और उनके 23 दोस्तों पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे राहुल गांधी को एक बड़े नेता के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि नियुक्त अध्यक्ष को 1% कार्यकर्ताओं का भी समर्थन प्राप्त नहीं होता है। इंदौर में मुहर्रम जुलूस निकालना पूर्व पार्षद उस्तान पटेल को महंगा पड़ गया है। इंदौर पुलिस ने पूर्व पार्षद समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने डीआईजी से रासुका की कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए टीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पिहानी इलाके की युवती ने अपने पिता के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। युवती ने आरोप लगाया है कि उसका पिता पैसों के लालच में अधेड़ के हाथों उसे बेचने की साजिश रच रहा है, जिसका उसने विरोध किया तो उसके पिता ने उसकी जमकर पिटाई की। युवती ने कहा कि उसकी जान को पिता से खतरा है। वहीं हरदोई एसपी ने पिहानी के महिला थाना प्रभारी को जांच सौंपी है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी इडली के नाम से दुकान की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु के सेलम शहर में दुकान का नाम मोदी इडली रखा गया है। सेलम शहर की 22 दुकानों पर मोदी इडली मिलेगी। एमपी सीएम शिवराज चौहान ने बाढ़ग्रस्त सीहोर के मंडी क्षेत्र का निरीक्षण किया। सीएम ने नागरिकों से कहा कि बाढ़ से प्रभावित घर और फसलों का सरकार अलग अलग आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को राहत और मुआवजा देगी। सीएम ने कहा कि मेरे भाई बहनों, मैं आपका और प्रदेश का सेवक हूं। मैं रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है। पैसा कहीं से भी लाना पड़े मैं ले आऊंगा, लेकिन आपको संकट से पार ले जाऊंगा। अजय माकन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे की जांच ईडी कर रही है। माकन ने कहा कि सभी ने देखा है कि कई राज्यों में भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से भर्ती क्षेत्र में अहम बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि ये केवल शासन सुधार नहीं है, बल्कि सही नौकरी खोजने में युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने में मदद करेगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में 13 नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया है। 10 प्रयोगशालाएं कई राजकीय मेडिकल कॉलेजों में और 3 प्रयोगशालाएं निजी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित की गई हैं। योगी ने कहा कि इन प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों की जांच की जा सकेगी। अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद बाजवा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। बता दें कि वर्ष 2002 से 2007 के दौरान बाजवा पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। उन पर कई सड़क बनाने में प्रयोग होने वाले करोड़ों रुपए के तारकोल खरीदने में अनियमितता का आरोप लगा था। डीयू में दाखिले के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 5,63,000 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जो बीते 30 वर्ष में सबसे ज्यादा है। डीयू के अनुसार सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों ने आवेदन किया है। इसके बाद हरियाणा के छात्रों ने आवेदन किया है। यूरोपीय बैंक कानपुर की पहली मेट्रो लाइन के निर्माण में 65 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। इस मेट्रो सेवा से शहर के 30 लाख लोगों को तेज और किफायती सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। EIB ने एक बयान में कहा है कि नई मेट्रो रेल प्रणाली सफर के घंटों को कम करेगी। ये उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में रोजगार और शिक्षा के नए मौकों को खोलेगी।
विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान उच्चायोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पिछले सप्ताह मुल्तान अदालत परिसर में मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया जाए, जिससे पूजा के लिए मूर्तियों को भारत वापस लाया जा सके। उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। ठाकरे ने कहा कि किसानों को केवल गारंटी नहीं, उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। उन्होंने गोदाम और शीत भंडार गृह जैसी मूलभूत सुविधाओं में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में अब रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है। मिश्रा ने कहा कि अब उद्योगों को 100% क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। मिश्रा ने बताया कि अब प्रदेश में आने जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थानों एवं शॉपिंग मॉल को खोल दिया गया है। इसके अलावा 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र परामर्श लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण भारत के साथ पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में आज भारी बारिश होने का अनुमान है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के अलवर जिले में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। गडकरी ने कहा कि सरकार भारत को विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को रेड क्रॉस सोसाइटी से 10.5 लाख मास्क का बड़ा ऑर्डर मिला है। आज से हिमाचल सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राज्यीय बस सेवा को चलाने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को ई पास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पर्यटकों को कम से कम 2 रातों की वैध बुकिंग करानी होगी। राज्य में प्रवेश करने से 96 घंटे पहले कोरोना जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। असम सरकार के वित्तीय हिसाब किताब पर कैग ने सवाल उठाए हैं। कैग ने असम सरकार के खातों की शुद्धता पर संदेह जताया है। कैग ने राज्य के 1,08,490 करोड़ रुपए का विश्लेषण किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार के 2018-19 के बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे। बजट को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के सरकार के प्रयास अपर्याप्त हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच जीतकर इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त ले रखी है। आज के मैच को जीतकर इंग्लैंड लगातार 6ठी श्रृंखला जीतने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि कप्तान इयोन मॉर्गन की शानदार पारी और डेविड मलान के साथ उनकी साझेदारी के दम पर दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और 1 दिवसीय सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। विकेटकीपर जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को T20 टीम में शामिल किया गया है, जबकि रूट और क्रिस वोक्स को 1 दिवसीय टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाज सैम कुरेन को भी इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाली दोनों टीमों में शामिल किया गया है। आईपीएल से सुरेश रैना के हटने के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रैना की गैरमौजूदगी में धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। गंभीर का मानना है कि 1 साल से अधिक समय से खेल से दूर रहे धोनी को अधिक से अधिक गेंद खेलने का प्रयास करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।